already seen what it means by graphical form of vector. ठीक है, वेक्टर को ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं? A vector is represented just by an arrow mark. Length of the arrow gives you the magnitude of the vector. The arrowhead indicates the direction of the vector. Magnitude of the vector cannot be negative. ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट चीज एक तो देखेंगे वेक्टर के बारे में, that is called component of a vector. ये क्या होता है? Component of a वेक्टर क्या है? ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। पहले इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करो। सपोज हम कहेंगे कि कोई आदमी, ये मान लो ईस्ट है, ये नॉर्थ है, कोई आदमी यहां से यहां तक चला गया, he goes say 100 meter, the man goes 100 मीटर इन दिस डिरेक्शन। जब वो आदमी इससे 100 मीटर चला गया और ऐसा गया कि पता चला कि दिस इज 60 मीटर एंड दिस इज 80 मीटर। ठीक है, तो आदमी तो यहां से यहां पर गया है, हम उसका डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इसको देख के हम लोग क्या क्या चीज लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं। तो इसको देख के क्या कहेंगे? जो जो चीजें हमारे सामने आ रहा है उसको लिखेंगे। पहला हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज 100 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 100 मीटर। कोई पूछेगा वो आदमी कितना दूर गया? ओ 100 मीटर गया। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, वो आदमी ईस्ट की तरफ कितना गया है? नहीं, वो ईस्ट की तरफ नहीं गया, वो इधर गया है। हाँ ठीक है, लेकिन इधर जाते जाते वो ईस्ट की तरफ भी कुछ दूर निकल गया है। वो 60 मीटर निकल गया है। तो उसी चीज को हम लोग वेक्टर की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? His displacement is 100 meter, but the part or the component of his displacement in the direction of east is 60 meter. तो इसी चीज को अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? Component of displacement in direction of east कितना है? वो डिस्प्लेसमेंट 100 है, ईस्ट की तरफ कितना गया है? ईस्ट की तरफ नहीं गया है, वो गया इधर, लेकिन इधर जाते जाते ईस्ट की तरफ कितना दूर निकल गया है? कितना? दैट इज 60 मीटर। इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ अगर कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? क्या आप लोग बता दो? यस, वो इधर जाते जाते नॉर्थ की तरफ गया है। नॉर्थ की तरफ नहीं गया है, इधर ही गया है, लेकिन इधर जाते जाते नॉर्थ की तरफ भी चला गया है। कितना दूर? 80 मीटर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ की तरफ और ईस्ट दोनों की तरफ है। यस, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट नहीं है बेटा। नॉर्थ ईस्ट तो उसको कहते हैं जब वो बराबर एंगल करता है। अच्छा, क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से? ये जो कंपोनेंट है, कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे क्या बेवकूफी वाला क्वेश्चन हुआ? किस डायरेक्शन में बोलो, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। मतलब कंपोनेंट किसी एक डायरेक्शन में निकाला जाता है। मतलब कंपोनेंट क्या है? एक वेक्टर है, किस कलर है? वेक्टर है। Yes, it is also vector. Yes. अगर आप लोग इतना समझदार हो तो हमें खुश करने के लिए बोलना कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। अरे सर, वेस्ट की तरफ कहाँ गया? वो तो इधर गया है। हाँ, फिर भी दिमाग लगाओ। इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट अगर 60, yes, that is what I wanted to know. Yes, it is minus 60 meter. Similarly, component in the direction of south will be minus 80. Very good. सबको समझ में आ गया? यही आपको समझदारी को आगे बढ़ाता हूं। सपोज हम कहेंगे
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, ऐसे करके दिया, ऐसे करके दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर, फिगर में दे दिया नॉर्थ है, ये साउथ है, सॉरी ये ईस्ट है। कोई पूछेगा अच्छा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब बोलोगे दिया हुआ कितना है, कितना है, तो मतलब क्या करोगे आप स्केल लेके जाओगे, मेजर करोगे कितना लेंथ है, लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, इट इज सो सिंपल टू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं पूछूंगा बताओ व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, अब क्या करोगे उसके लिए, टू नो द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, थोड़ा सा फिगर को खींचे ड्रॉ कर रहा हूं, ये है फिगर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया गया है, पूछा गया है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इसके लिए आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू नो व्हाट इज दिस लेंथ, है कि नहीं, फॉर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, drop a perpendicular from here, whatever length you are getting here, that is the component in the direction of east. Similarly, to know the component of this displacement in the direction of north, you drop perpendiculars onto the direction of north, and you see whatever is the projection you are getting, that is the component in the direction of a specific direction or north. इसका मतलब ये हुआ कोई भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका हेड और टेल से उस डायरेक्शन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो प्रोजेक्शन मिलेगा है ना, जो इंटरसेक्शन मिलेगा, जो शैडो मिलेगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, तो पहले तो हमें समझ में आया व्हाट इज कंपोनेंट। अभी हम देख रहे हैं कि कंपोनेंट किसी वेक्टर का ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर का कंपोनेंट ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे, component of a vector in any direction is defined as the projection of vector on that direction। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो सीधा इसका हेड और टेल से प्रोजेक्शन करो, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करो, जो शैडो मिलेगा उसको आप कहोगे कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, है ना। ये बात है, ये बात है। तो ग्राफिकली किसी वेक्टर का निकाल सकते हैं। अब हमें न्यूमेरिकली निकालना है, न्यूमेरिकली किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलो कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे ये जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, वो कैसा है, द डिस्प्लेसमेंट इज सच दैट इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, द वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे करके कुछ दिया है, ठीक है। और मुझे चाहिए, अगर हम कहेंगे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आपको अगर पूछा जाएगा कि ए बी तो एक वेक्टर है, उसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट क्या है, तो यहां से इसको सी कहो, इसको डी कहो, क्या कहोगे, ये जो सी डी है, सी डी इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ ए बी इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। तो आप इसको यहां से ऐसे ड्रॉ करोगे और करोगे, थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट फिगर करके बनाऊंगा तो शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये चीज आपको समझ में आया, इसको मैं मिटाता हूं, इधर समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग अभी तक सिर्फ समझे हैं व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर एंड हाउ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाउंड ग्राफिकली। अब मैं आपको बताना चाहता हूं न्यूमेरिकली हम लोग किसी वेक्टर का कंपोनेंट को कैसे निकालते हैं। चलिए सपोज हम कहेंगे, ध्यान से देखो, ये कोई एक वेक्टर है, कॉल इट ए बी। मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर,
आप बोलोगे सर पहले बताइए कौन सा डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ठीक है। ये कोई एक वेक्टर है, चलो मानते हैं इसका नाम दे देते हैं एफ, और निकालो इसका कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तरीका समझ में आ चुका है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखना है। हमें अभी निकालना है, फिर से हम अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं। आई वांट टू फाइंड आउट कंपोनेंट ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। ए बी के साथ एफ का क्या रिलेशन है, सपोज एफ इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर, एफ इज मेकिंग सम एंगल थीटा हियर। I draw perpendicular from the tail and perpendicular from the head of the vector. From the tail and from the head of the vector, I get a small projection CD, and I can give an arrow mark like this because this is what is the shadow of the head. This is what is the shadow of the tail. I get a small vector here. Well, क्या लिखेंगे? CD क्या है, ये एक वेक्टर है, क्या है, इट इज कंपोनेंट वेक्टर ऑफ, कंपोनेंट वेक्टर ऑफ एफ अलोंग ए बी। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं तो आप इसको क्या पढ़ोगे, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। कैसे निकालेंगे, हमें ये चीज निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ CD निकालना है, दैट इज व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट। मैं क्या करता हूं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाता हूं अपना, और मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूं। व्हेन आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइक दिस, आई क्लियरली सी कि दिस परपेंडिकुलर इज ऑफ लेंथ इक्वल टू CD। हाँ सर ये तो है, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो थीटा। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ CD, दैट इज लेंथ ऑफ दिस एरो मार्क, दैट इज नथिंग बट लेंथ दिस। अगर हम ये ट्रायंगल को थोड़ा देखेंगे, ये ट्रायंगल को थोड़ा देखेंगे तो हम कहेंगे दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज, है ना। as shown in the figure, magnitude of component is nothing but the base. बट हमें तो मालूम है क्या कि B by H होता है cos थीटा। तो B क्या हो गया भाई, B हो गया H cos थीटा। यस, लेकिन what is this H? H is hypotenuse, that is length of this arrow mark. But what are the length of the arrow mark represent? It is magnitude of the vector. Yes, तो फॉर्मूला बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ H cos थीटा। देखो कितना आसान है, किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, या तो उसका हेड से और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और वेक्टर ड्रॉ करके दिखाओ, या फिर जस्ट मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद cos थीटा, यू गेट द कंपोनेंट। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू मस्ट नोट इट, क्योंकि यही हमें चाहिए होगा आगे आगे। तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि component of a vector, component of a vector if in any direction is given by a cos theta, where theta is angle between F and the prescribed direction, angle between F and the prescribed direction, दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है कि नहीं। मतलब यस यस, मतलब अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इसका कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। सपोज ये एंगल है
एक्स वाई जेड लिख सकते हैं हम लोग। एंगल को यूजुअली ग्रीक लेटर्स में लिखते हैं सेट इज थीटा। ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, ऐसे करके दिया है। तो कंपोनेंट ऑफ एफ इन दिस डायरेक्शन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो मिलेगा ये वाला लेंथ कितना होगा, ए cos थीटा। कंपोनेंट ऑफ एफ इन दिस डायरेक्शन, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये मिला छोटा सा, क्या कहेंगे, ए cos अल्फा। कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जो मिला छोटा सा लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ, उसको लिखेंगे ए cos बीटा। तो किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना अब हमारा बायां हाथ का खेल है। सिंपली मल्टीप्लाई करो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विद कोसाइन ऑफ द एंगल इट इज मेकिंग विद दैट डायरेक्शन, है कि नहीं, a cos थीटा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना आसान है। यहां पर शायद आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया, लिखना है तो लिख लीजिए। चलो थोड़ा इस चीज के ऊपर गौर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या, अगर हम कहेंगे कि ऐसा कोई एक वेक्टर है और ये वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, कौन सा डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन के साथ ये परपेंडिकुलर है। तो ग्राफिकली निकालना होगा तो हम इसका हेड से और टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करके देखेंगे तो दोनों तो एक ही पॉइंट में मर्ज कर जाएंगे, डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों तो एक ही जगह आएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे तो ए cos थीटा की जगह क्या लेंगे, 90 डिग्री, और 90 डिग्री ले लिए तो कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। तो ये चीज ध्यान रखना है दैट क्या, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज जीरो। ये याद, कोई भी वेक्टर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो होता है। अच्छा, ये चीज हमें समझ में आया। जो हमें समझ में आया, चलो अब उसको यूज में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल moves 50 meter in direction of 30 degree north of east. What is component of its displacement in direction of north, bit number 2 east। दोनों डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा, ये हो गई क्वेश्चन। सर पार्टिकल मूव्स, उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है 50 मीटर, गब्बर सिंह वाला 50 मीटर दूर तक। हाँ, लाइट रिफ्लेक्शन आई अंडरस्टैंड। 50 meters, 50 meters। A particle moves 50 meter in direction of 30 degree north of east, सॉल्यूशन तो मुझे ही करना पड़ेगा, आप लोग कहाँ कर पाओगे, यू कैन नॉट डू, आई नो। फिर भी कोई कर लिया तो इंटेलिजेंट, मस्ट बी इंटेलिजेंट बॉय। तो हम थोड़ा पहले ड्रॉ करके देखेंगे। तो वो आदमी गया, किधर गया, 50 मीटर, किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब किसके साथ 30 डिग्री करेगा, नॉर्थ के साथ कि ईस्ट के साथ, ईस्ट।
यस, ईस्ट के साथ नॉर्थ के साथ, ईस्ट के साथ नॉर्थ की तरफ, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री, ईस्ट का नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। ओ ऐसा है डिस्प्लेसमेंट। कितना लंबा? 50 मीटर। क्या एंगल? 30 डिग्री। क्या पूछा है? कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है ऐसे पूछा है। इज इक्वल टू, हमारे पास तो कंपोनेंट निकालना है, एक ही फॉर्मूला है, एस कॉस थीटा। यहां पर एस का मैग्नीट्यूड क्या दिया है? वो तो दिया है 50 मीटर, तो एस का मैग्नीट्यूड हो गया 50। कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड द डायरेक्शन। 30 degrees. नो 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 नो, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के साथ क्या एंगल कर रहा है? ये पकड़ में आना जरूरी था, ये पकड़ में आना जरूरी था। इट इज 60 डिग्री। गॉट इट नाउ? यस, cos 60 होता है 1/2, 1/2 तो हो गया 50 into 1/2 तो हो गया 25 मीटर। देखा? तो ध्यान रखना है कि थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द प्रिस्क्राइब्ड डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट, यस यस, यू आर करेक्ट। आओ देखा, ये लोग तो समझदार है भाई। 25/3. यस, कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है, कोई दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है नहीं। एस का मैग्नीट्यूड 50 है, cos एंड द एंगल इट इज मेकिंग विद ईस्ट। ईस्ट के साथ क्या करें? 30 डिग्री। cos 30 होता है √3/2। जिनको वैल्यू याद नहीं आ रहा है कि थप्पड़ खा लो, कोई देख नहीं पाएगा। जिनको वैल्यू याद आ रहा है हंस लो थोड़ा सा, मेरे को याद है, बाकी को याद नहीं है। ठीक है, cos 30 हो गया √3/2, सो 50 into √3/2 is 25√3 मीटर। हमें समझ में आया कि दो आदमी ऐसे गया था, उसका कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट था 25√3, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ था 25 मीटर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो दैट, नहीं भी मालूम है तो बोल दो कि मुझे आता है। वी नो दैट एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स बाय मास। क्या आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मालूम है ऐसा फॉर्मूला? फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन। नो सर। हाँ, थोड़ा जान लो। कोई बॉडी, कोई बॉडी को, अगर कोई बॉडी का मास m है, उसको F फोर्स में ढकेल देंगे तो वो चलेगा आगे, उसका स्पीड बढ़ेगा, वो एक्सीलरेट करेगा। एक्सीलरेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास। ये सबको मालूम होता है। फोर्स बाय मास होता है ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स ड्राइव कर रहा है बाय ड्रिवन मास, ऐसे होता है। ठीक, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है, यहां पर एक कोई ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक को आप खींच रहे हो। चलो कोई फोर्स लगा के खींच रहे हो, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। ये 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और दिया है कि ये फोर्स ऐसे 30 डिग्री कर रहा है वर्टिकल के साथ। इन फिगर शोन, find with what acceleration block slides on the floor, with what acceleration the block slides on the floor। ठीक है, आपको ये ब्लॉक रखा है जिसका मास दिया है 10 kg, कोई फोर्स खींच रहा है 50 न्यूटन का, तो हम जानते हैं इट इज फोर्स बाय मास, सो 50/10 इज 5। नो 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 नो, कंपोनेंट
फोर्स है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। पहले देखना है ये जो फोर्स इधर खींच रहा है, यस 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 यस, यू आर वेरी करेक्ट। पहले सोचना है कि ये जो फोर्स, आप लोग बहुत बढ़िया सोच लो, थोड़ा ध्यान से सुन लो। ये हम जो इसे खींच रहे हैं, क्या आपके इसे खींचने से ये ब्लॉक ग्राउंड को छोड़ के इसे चलेगा उसके साथ? नहीं। आप जब खींचोगे ये स्लाइड कर, ये इस ग्राउंड में चलेगा। आप बोलोगे अरे क्या अजीब सा मैजिक है, मैं तो खींच रहा हूं इधर लेकिन ये जा रहा है इधर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा हूं, है कि नहीं? मान लो कि यहाँ पर इसको किसी एक रस्सी से बंधा होता, तो जैसे मैं इसको इधर से जोर से खींचता, रस्सी टूट जाता कि नहीं टूट जाता? टूट जाता। क्यों? क्योंकि मैं इधर खींचते खींचते इधर भी खींच रहा हूं। तो मैं सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा? सॉल्यूशन में लिखूंगा द ब्लॉक is moving or the block moves due to which component of the force, the vertical component or horizontal component? You say horizontal component, horizontal component। देखो इतना समझ में आना बहुत बड़ी चीज है। ऑफ फोर्स कोई भी जो भाई पढ़ रहा है 9 10 में पूछ लो फटाक से, वो क्या बोलेगा मालूम है? जो भी क्लास 10 में भी पढ़ रहा है उसको पूछो, वो तुरंत बोलेगा 50/10 = 5 मीटर पर सेकंड का। आप बोलना अंडा मिलेगा। चलो इतना बड़ा अंडा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अंडे रहते हैं, ठीक है? क्या है यहाँ पर? हाँ, अगर फोर्स ऐसे हुआ होता तो F/m कर देते, लेकिन फोर्स ऐसा है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है वेक्टर का? यू सेड इज A cos थीटा। कोई भी वेक्टर का किसी भी रिलेशन में, हमें तो एक ही फॉर्मूला मालूम है भाई, हम लोग छोटे बच्चे, हमको एक ही फॉर्मूला मालूम है कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन इज गिवन बाय F into cos थीटा। अच्छा ये बात, F cos थीटा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 50 cos। कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल कर रहा है? और 60 डिग्री। सो cos 60, cos 60 हो गया 1/2, cos 60 हो गया 1/2, 50 into 1/2 is 25 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? ड्राइविंग फोर्स। कौन फोर्स? यस यस यस, कौन फोर्स इसको चला रहा है? 25 न्यूटन चला रहा है। क्या मास मूव कर रहा है? 10, तो इट इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, बात कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना? यस सर। बढ़िया है। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फिगर बना के किसी को दे दो तो धुआं निकल जाएगा। अप टू क्लास 10 की बच्चों को दे दो, दे कैन नॉट टेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया क्वेश्चन में? ए वेक्टर ड्रॉन इन XY प्लेन, ए वेक्टर ड्रॉन इन XY प्लेन has component along x-axis equal to 10 and component along y-axis equal to 10√3. Find the magnitude of the vector. कोई है पहलवान बताने वाला? देखते हैं कौन सबसे पहला अपना दिमाग लगाता है और बताता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, आंसर बनाओ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब इसमें देखा जाए तो, इसमें देखा जाए तो दिया है कोई एक वेक्टर है, कैसा है कोई जानकारी नहीं है। दिया है कि वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 10, मतलब
इसको अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे, दिस लेंथ इज 10, अगर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, आप तो जानते हो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये 10√3, 10√3 यस, देखो तो ये 10 है, ये 10√3, और यही तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज लेंथ ऑफ द वेक्टर। यस यस यस, सीधा सीधा। यस, हम अपना कोई थ्योरम नहीं लगाते, सब पाइथागोरस का लगा दिए, लेकिन क्रेडिट ले नहीं कि हम किए हैं, नहीं, उनका थ्योरम लगा के हम क्रेडिट ले लेते हैं। 100 का रूट इज इक्वल टू 400 रूट, 100 प्लस 300 मिलाना तो आता होगा एडिशन। 20 मीटर। एडिशन इज वेरी सिंपल, 300 प्लस 100 का, पहले ड्रॉ 300 लाइंस, देन ड्रॉ 100 लाइंस, देन काउंट देम ऑल टुगेदर, यू विल गेट इट इज 400। समझ में तो आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 10। आ गया समझ में? 20 यूनिट्स। यस, 20 यूनिट्स। यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में पता चलेगा। somebody told 20 meters। हाँ ठीक है, somebody को ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा, तो अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पहले क्लू क्या है? क्लू ये है कि वेट of a mass m is a vector, क्योंकि weight is a force, it's the force, it's a vector whose magnitude is mg and direction is vertically डाउनवर्ड। कोई अगर ब्लॉक है मास m का, इसको अगर हम छोड़ देंगे तो ग्रेविटी इसको पुल करेगा विथ व्हाट एवर फोर्स ग्रेविटी पुल्स इट, दैट इज कॉल्ड द वेट, एंड दैट वेट इज गिवन बाय m into g। इसमें g क्या है? इट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रहे, 9.8 मीटर पर सेकंड। यस, ये 9.8 है, लेकिन हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा बोल के 10 मीटर पर सेकंड कर लेंगे, क्योंकि हर जगह कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये चीज सबको मालूम है। अगर ये चीज मालूम है तो चलो एक खतरनाक खूंखार क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी कोऑपरेट करना। चलो ऐसे देखते हैं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है इंक्लाइंड प्लेन, कोई तकलीफ नहीं, से ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अच्छा 30 डिग्री है, और अब क्या हुआ, इसके ऊपर कोई एक ब्लॉक को लाके छोड़ दिए। कोई एक ब्लॉक है, कितना है? 4 kg का। अब छोड़ देंगे तो क्या होगा? फिसल के नीचे जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन द ब्लॉक इज फिसलिंग डाउन। विथ व्हाट एक्सीलरेशन ब्लॉक इज फिसलिंग डाउन। ये हो गया क्वेश्चन। फाइंड विथ व्हाट एक्सीलरेशन ब्लॉक स्लाइड्स डाउन। देखो ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 11th क्लास में जो लोग अभी हैं उनको पूछोगे भी तो नहीं बोल पाएंगे, कुछ दिन के बाद बोलेंगे अलग बात। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ही सॉल्व करूंगा। आप लोग पहले देखो, ये 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, ये 4 kg का ब्लॉक है, किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पे छोड़ दिए हैं। अब वो फिसलते हुए नीचे आएगा, कितना जोर से आएगा? पूछा है कि विथ व्हाट एक्सीलरेशन द ब्लॉक विल स्लाइड डाउन। मैं थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं। पहले मैं सोचूं कि ये ब्लॉक को जब यहां पर छोड़ दिए, ये नीचे क्यों गया? कोई तो खींच नहीं रहा था। हाँ वो तो है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं था? हाँ था। कहां था? ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे था? डाउनवर्ड। ग्रेविटी तो उसको ऐसे खींच रहा था, ग्रेविटी उसको ऐसे खींच रहा था। m मास को खींचता है mg फोर्स में, तो इसको खींच रहा होगा 4g फोर्स में खींच रहा था इधर, लेकिन ये तो गया इधर।
हाँ तो क्या होगा, इधर खींचते खींचते इसका एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में भी है ना। ओ तो हम कहेंगे इसको एफ डैश कहो। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, द ब्लॉक slides down not because of the weight, due to component of weight। क्योंकि फोर्स इसके चलते चलता तो सीधा नीचे आता, नीचे तो नहीं आया ना, वो इधर गया। अच्छा, कंपोनेंट ऑफ 4G of component of weight in the direction down the plane। बड़ा खूंखार क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा। पहले भी बता चुका हूं, तुम लोग नहीं समझे तो मैं फेल। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मेरे को फेल मत करना, मुझे फेल होना पसंद नहीं है। तो ये ऐसे एफ डैश कंपोनेंट ऑफ वेट कितना, जितना एंगल कर रहा है। अच्छा ये 30 है, ये 30 है, तो ये एंगल 60 होगा, सब यस है। तो फॉर्मूला यस यस, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इट इज वेट कॉस 60। ये वेट है, वेट कितना है 4G, कॉस 60 कितना है 1/2, इट इज कमिंग 2G। हाँ एफ डैश मिल गया। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। ये खिंचाव के चलते कौन चला, मास चला। कितना मास 4 kg, कौन खींच रहा है एफ डैश, तो एक्सीलरेशन होगा 2G हो गया एफ डैश बाय मास हो गया 4, तो G/2। और G का वैल्यू कितना था 9.8, 9.8/2 कितना हो गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेम क्वेश्चन का आंसर को जनरलाइज करके याद रखेंगे, बढ़िया रहेगा। लेट अस सी क्या है, जनरलाइज करने के लिए कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल थीटा है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक जिसका मास m है छोड़ दिए, और पूछा है कि बताओ फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक down the plane, down the smooth inclined plane of inclination theta to horizontal। थीटा टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा टू हॉरिजॉन्टल आपको करना है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है एक्सीलरेशन, हम जानते हैं, अब क्योंकि आप कर चुके हो तो मैं इसको कर देता हूं। इसका अपना वेट है, वेट कैसे होता है, अपवर्ड होता है कि टुवर्ड्स लेफ्ट होता है कि टुवर्ड्स राइट होता है कि डाउनवर्ड होता है कि इनवर्ड कि आउटवर्ड, किधर को होता है वेट, डाउनवर्ड होता है। कितना होता है, ये mg होता है। ये mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो इसको खींचेगा, कॉल इट एफ डैश। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हियर एफ डैश इज कंपोनेंट ऑफ mg down the plane and that is equal to mg into cos, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और मेरे बीच जवानों को मालूम है यस cos 90 माइनस थीटा इज, देख रहे हो कौन सा चीज कहां काम में आ रहा है, कब पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी आ रहा है काम में, देखा कौन सा चीज कब काम में आ रहा है mg sin थीटा। तो फिर एक्सीलरेशन हो गया ड्राइविंग फोर्स बाय मास, तो m कट गया तो मिलेगा
दैट इज जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। यस, सीधा ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा के देखते हैं तो साइन 30 कितना है 1/2 जी इंटू 1/2 4/2 हो गया ना सीधा। अब ये हो गया फॉर्मूला हमारे लिए। कोई भी ब्लॉक का किसी भी इंक्लाइन प्लेन में एक्सीलरेशन होगा जी साइन थीटा, याद रखना है। तो फटाफट कर लोगे, है ना, जी साइन थीटा। बस समय खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक तो आखिरी क्वेश्चन टेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों का दिमाग तेज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। छोटा सा क्वेश्चन प्लीज बताना, वो ऐसा है, दुखी मत करना मुझे। ये कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है 2 kg का, यहां पर कोई एक ब्लॉक रखा है 3 kg 8 kg का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है और ये इंक्लाइन प्लेन है। क्वेश्चन क्या है, इफ द 2 blocks, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है सर? d, if the 2 blocks are allowed to slide down the plane, comment if the distance d between them will increase or decrease। आपको कमेंट करना है। दोनों ब्लॉक को छोड़ दिए, एक 2 kg का ब्लॉक है, 8 kg का ब्लॉक है, दोनों को छोड़ दिए, दोनों स्विंग करके आने लगे। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था ग्रेजुअली वो डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? हा 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 सर घटेगा। सर सेम रहेगा। सर डिक्रीज। सर सेम रहेगा। डिक्रीज। सर घटेगा। डिक्रीज सर। सर सेम रहेगा। सर डिक्रीज। नहीं। अरे भाई थोड़ा सोचो तो, इसमें एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन था जी साइन थीटा। क्या ये मास के ऊपर डिपेंड करता है? चाहे मास m हो, 2m हो, 5m हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आंसर में m था क्या? नहीं था। मतलब ये जितना एक्सीलरेशन में आएगा ये उतने ही एक्सीलरेशन में आएगा, दोनों बराबर एक्सीलरेशन में आएंगे। बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम रेट कम डाउन विद सेम एक्सीलरेशन। ये जितना दूर जाएगा ये उतना ही दूर जाएगा, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो क्या लिखेंगे? एज both move with same acceleration, both move with same acceleration, the distance d remains same। समझ में आया क्या? डिस्टेंस d यस सर। remain आया समझ में? दोनों सेम एक्सीलरेशन में जा रहे हैं, दोनों रेस से स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों बराबर एक्सीलरेशन में जा रहे हैं। दो ठो गाड़ी एक जगह से स्टार्ट हुआ एक एक्सीलरेशन में, तो दोनों बीच में डिस्टेंस तो बराबर रहेगा ही रहेगा, है ना? तो आप कहोगे डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो ये था सारा खेल कंपोनेंट का। समझ में आया? वेक्टर में तो मैं आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, और ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और बाकी ज्यादा के लिए और हायर क्लास में अभी नहीं। अभी हमारा बाकी जो थोड़ा सा बाकी रह गया उसको करवाएंगे, फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास। जय हिंद। जय हिंद सर।